हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, व्हाटएवर जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर वी कैन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेस को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। ओके, सो डिस्कस करते हैं दिसंबर 2019 का पेपर। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। द स्टेटमेंट दैट ए सोशल वर्क ग्रुप वर्क इज कंसर्न विद द नॉर्मल पर्सन एंड सोशल केस वर्क डील विद द एबनॉर्मल पर्सन दैट इज कंसिडर एज। यहाँ पर एक बयान दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि क्या सही है कि सोशल ग्रुप वर्क जो है, मेथड जो है, वो जुड़ा होता है नॉर्मल पर्सन से। ओके, और जो सोशल केस वर्क मेथड है वो हम यूज करते हैं फॉर द एबनॉर्मल पर्सन। इज इट क्लियर? गुड इवनिंग ज्योति गुप्ता। ठीक है, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं शुरुआत से ही कि जो सोशल ग्रुप वर्क हो या कोई भी मेथड हो सोशल वर्क का, उसका फोकस होता है कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, या इंडिविजुअल प्रॉब्लम या ग्रुप की प्रॉब्लम हो सकती है या किसी कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनकी कैसे हम फंक्शनिंग को बेहतर कर सकते हैं, चैलेंज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर जो दिया गया सोशल ग्रुप वर्क कंसर्न विद द नॉर्मल पर्सन एंड सोशल केस वर्क डील विद द एबनॉर्मल, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला वाला। मतलब ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर किसी को डाउट कोई क्वेश्चन नंबर 1 में? सोशल ग्रुप वर्क हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर पूरे ग्रुप की सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करना होता है। छोटी सी मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, राइट, उनकी सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करना, इंप्रूवमेंट लाना, उसके लिए हम सोशल ग्रुप वर्क यूज करते हैं। और सोशल केस वर्क इंडिविजुअल के साथ डील करने के लिए होता है, उनको काउंसलिंग देना, हेल्प करना। ओके, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ गेसेल्ट मीनिंग इन इट्स टोटालिटी और इन एग्रीगेट configuration form as a result of interaction between client and environment is used in, कहाँ पर यूज करते हैं? ओके, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन। गेसाल्ट का मतलब क्या होता है? एनीबडी? एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कन्फिग्रेशन। ओके, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ओके, कन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है कि चीजों को हम इस प्रकार से पुट करते हैं, एक साथ मिला करके एक होल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, वी ट्राई टू पुट द थिंग्स टुगेदर जस्ट टू फॉर्म अ होल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं। बेसिकली जो गेसाल्ट थेरेपी, सॉरी, थ्योरी है, साइकोलॉजी है, ये होलिज्म आधारित है। होलिज्म का मतलब होता है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इस थ्योरी के माध्यम से जो है, हम लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन माइंड एंड उसका जो बिहेवियर, दोनों को मिला करके देखते हैं, उनको दोनों को एज ए होल समझ करके उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन सोशल केस वर्क आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हम चीज़ों को एज ए होल देखते हैं तो जल्दी समझ पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसके सामने एक एप्पल, अगर पूरा का पूरा एप्पल लेके रखेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये एप्पल है। ओके, और अगर उसके आप 4-5 पीस कर देंगे अलग अलग, तो एक छोटा बच्चा हो सकता है उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि ये एप्पल का पीस है। ओके, तो हम चीज़ों को जब एक साथ देखते हैं तो जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें सिमिट्री होती है, सिमिलैरिटी होती है चीज़ों को, राइट, तो उसको हम समझने में आसानी होती है। ग्रुप में देखिए, जो कोई भी थ्योरी है या थेरेपी है, उसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली फोकस क्या होता है? इंडिविजुअल की। ओके, इंडिविजुअल को जो उसका जो माइंड है, उसका बिहेवियर है, उसको एज ए होल करके हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम गेस्टाल्ट थेरेपी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इस थ्योरी को।
सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से यूज हो सकता है। ओके, थ्योरी। ओके, तो पहला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोशल ग्रुप वर्क इज बेसिकली रिलेटेड टू विद development of identity, development of personality, development of standard programs and development of way of working for the group member। समूह के लिए काम करना। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सोशल ग्रुप वर्क इज बेसिकली, यहाँ पर बात की जा रही है कि सामाजिक जो ग्रुप वर्क है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ वर्किंग फॉर ग्रुप मेंबर, समूह के सदस्यों के लिए काम करने के तरीके का विकास। नो नो, वे ऑफ वर्किंग तो सोशल वर्कर यूज करते हैं, तो उसका उसका विकास करने की जरूरत नहीं होती है। जो ग्रुप मेंबर है, ग्रुप जो लोग हैं जिनके लिए ग्रुप बनाया गया है, मान लीजिए किसी प्रकार के हो सकता है कि 10 लोग हैं, किसी प्रकार की डिजीज से जो है ग्रसित है, तो ये 10 लोगों का समूह जो है वहां पर सोशल वर्कर डील करेंगे। ओके, तो वो वे ऑफ वर्किंग का विकास नहीं करते हैं, इंडिविजुअल की फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं, उनके अंदर जो है एबिलिटी डेवलप करते हैं लोगों में। ओके, द फोकस इज टू डेवलप द एबिलिटी of individual person और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन द थ्रू द ग्रुप एक्टिविटी। ओके, ये तरीका होता है ग्रुप वर्क के अंदर। कंफ्यूजन है भी, में हमें भी हो सकती है। वर्क फॉर इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, है ना? तो यहाँ पर हम उसकी पर्सनालिटी देखो, क्या फोकस होता है कि हम ग्रुप के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों की एबिलिटी को डेवलप करना, बेहतर करना, उनकी पर्सनालिटी बेहतर करना। ओके, तो यहाँ पर पर्सनालिटी पे फोकस होता है, आइडेंटिटी पे नहीं होता है। आइडेंटिटी डिफरेंट होती है सभी की। ओके, इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर हम पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं। सब 2 3 4 सब हो सकते हैं। डेवलप, बेसिकली आप यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि सिंपल जो मेथड है सोशल ग्रुप वर्क इज बेसिकली रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, इसका फोकस क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है। अगर आपसे बोला जाए कि सोशल केस वर्क है और सोशल ग्रुप वर्क है, तो आपसे बोला जाए क्या मेन डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, तो आप क्या जवाब देंगे? एक ही आंसर होगा ना कि ग्रुप को हम जनरली, ग्रुप वर्क जो होता है यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की हम एबिलिटी को बेहतर करते हैं, उनकी जो समस्या प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं। ओके, तो यहाँ जो मेन फोकस रहता है इसका बेसिकली रिलेटेड होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ओके, कंफ्यूजन आपको पहला और दूसरे में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स, ये तो ऑफ कोर्स आप अगर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट तरीके से हम मदद करते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से या इंडिविजुअल काउंसलिंग के माध्यम से, कई तरीके हो सकते हैं। ओके, मल्टीपल जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसके उसके अनुसार हमको एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ता है। इट कुड बी अ प्रोग्राम, इट कुड बी एनी अदर काइंड ऑफ हेल्प। ओके, तो ये तो नहीं होगा आपका, फर्स्ट सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम पहचान नहीं बनाते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ओके, उसकी जो है, ताकि उसकी जो है फंक्शन बेहतर हो, इनहेंस हो, सोशल फंक्शन बेहतर करते हैं। 1 मिनट, कौन ज्वाइन करना चाहता है? क्लियर है? कंफ्यूजन है भी, हो सकता है। इंडिविजुअल्स ग्रुप, हिमानी मिश्रा एंड जैसे नाग, अभी इसमें कोई डाउट है? डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोग्राम 3, और कौन सा डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ वर्किंग फॉर ग्रुप। देखिए वे ऑफ वर्किंग का मतलब क्या होता है? तरीका। हम तरीके का विकास नहीं करते ना, सोशल वर्कर के पास स्किल्स होता है ना, तो उस पर फोकस नहीं करते ना, यहाँ पर हम फोकस करते हैं लोगों पर, ना कि उसके तरीके पर। ओके, सोशल ग्रुप, हाँ ऐड कर दिया मैंने, ऐड कर दिया है, मान लीजिए को। ओके, तो यहाँ पर जो मेन बात हम कर रहे हैं सोशल ग्रुप वर्क की। ओके, तो यहाँ पर वे ऑफ वर्किंग पे फोकस नहीं किया जाता है कि उसको हमें विकास नहीं करना होता वे ऑफ वर्किंग पे। ओके, हमको फोकस करते हैं इन लोगों पर। ओके, उनको बेहतर करने के लिए, उनकी सोशल फंक्शनिंग को एनहांस करने के लिए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, थ्रू दी सोशल ग्रुप वर्क हम लोग करते क्या है? बेसिकली वी ट्राई टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ पर्सन ना, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सन, और उसकी सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं।
ओके, बाकी तो ये सभी के सभी उसका हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं, प्रोग्राम, स्टैंडर्ड प्रोग्राम यूज करना, डेवलप करना। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है, तो आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आर इन द ऑर्डर? सही क्रम में कौन सा लगा हुआ है, आपको बताना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, इस प्रकार से कोई जो है प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम जो है डेवलप होता है शुरुआती फेज से, इनिशियल फेज से लेकर लास्ट तक, उसको आपको बताना है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम हम इनिशिएट करते हैं, ओके, तो किस प्रकार से उसका विकास होता है, डेवलप होता है और इनिशिएट होता है। फोर्थ का बताइए आंसर, फोर्थ का आंसर क्या होगा? ओके, देखिए एक्सपेंशन स्टेज तो आएगा नहीं शुरुआत में, शुरुआत में तो इनिशियल स्टेज ही आता है ना, तो ये तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। ओके, और इनिशियल स्टेज के बाद तुरंत एक्सपेंशन नहीं होता है, मिडिल स्टेज आता है, जहाँ पर जैसे कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, लोग जो है शुरुआत में जुड़ते हैं, फिर उनके बीच में इंट्रोडक्शन होता है, ओके, कम्युनिकेशन बढ़ता है, सो वो मिडिल स्टेज होता है आपका। फिर आएगा आपका एक्सपेंशन स्टेज, उस प्रोग्राम को लेकर के, ओके, उसका धीरे धीरे विकास होगा, इंस्टीट्यूलाइजेशन किया जाएगा उसका, ओके, संस्थागत कार्यक्रम अरेंजमेंट किया जाएगा, फिर लास्ट में आपका, मतलब यही तक है तो यही आपकी लास्ट स्टेज होगी। फोर्थ का सी, फोर्थ का सी नहीं होगा, बी, फर्स्ट होगा, फर्स्ट इनिशियल स्टेज, फिर उसका मिडिल स्टेज, फिर उसका एक्सपेंशन होगा, देन इंस्टीट्यूलाइजिंग द प्रोग्राम स्टेज, मतलब जो प्रोग्राम है उसका प्रॉपर तरीके से विकास हो जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, है ना, तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोर कोर स्टेज ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन इन एवोल्यूशनरी मैनर? आपको ये बताना है कि सोशल वर्क प्रोफेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसके जो कोर फोर स्टेजेस है, मतलब पहली स्टेज क्या थी, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, और प्रेजेंट टाइम में कौन सी स्टेज में सोशल वर्क प्रोफेशन चल रहा है। ओके, हिस्टोरिकली अगर हम देखें सोशल वर्क को, तो शुरुआत में तो एज ए प्रोफेशन नहीं था, बट एज ए उसको एज ए चैरिटी के रूप में लिया जाता था, जो रिलीजियस संस्थाएं होती हैं, ओके, जैसे चर्च है, टेम्पल है, इनके माध्यम से जो है चैरिटी के माध्यम से, जितनी भी रिलीजियस संस्थाएं होती है सभी में चैरिटी के माध्यम से हेल्प करने की कोशिश की जाती है, जो गरीब लोग होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, तो चैरिटी सबसे पहले आएगा। ओके, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आपका डेवलपमेंट, तो अभी कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब एम्पावरमेंट है, उसके पहले डेवलपमेंट था, तो आएगा वेलफेयर, जैसे बहुत सारे लॉ बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोगों का वेलफेयर हो पाए। ओके, फिर बाद में फोकस किया गया आपका डेवलपमेंट पर, विकास पर, और प्रेजेंट टाइम में फोकस किया जा रहा है एम्पावरमेंट पर, तो उसको कैसे हम बेहतर करें, सशक्तिकरण करें उनका, ताकि वो खुद अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए, या इतने एम्पावर हो पाए वो लोग। ओके, तो तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत? यहाँ पर बेसिकली पंचायत के बारे में पूछा गया कि कौन से शेड्यूल के अंदर ये लिस्टेड है। ओके, इसमें पंचायत के पास क्या क्या उनके पास पावर होती है, क्या अथॉरिटी होती है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ये लिखित है? 8, 9, 11, 10? 11th है, ओके। और व्हाट अबाउट द एट्थ शेड्यूल? एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किससे? SC ST, एट्थ शेड्यूल? नो, concurrent list, defects, language, yes, language. Okay, eighth schedule basically all Indian listed official language only, वो उसको आपको यहाँ पर एट्थ शेड्यूल में मेंशन है। ओके, और नाइन्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? बताइए।
बोलिए। 9 शेड्यूल। हाँ बिल्कुल, जमींदारी को खत्म कर दिया गया था, मतलब लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के है। और इसके अलावा 9 शेड्यूल के अंदर अंदर ये जो है आपका क्या हो जाता है इसमें, ऑफिशियल लैंग्वेज है 8 शेड्यूल के अंदर। सभी की सभी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है लिस्टेड है 6 के अंदर। ओके, सॉरी 8 शेड्यूल के अंदर। ओके, और 9th आपका जो है लैंड रिफॉर्म्स, और उसके अलावा और वो सभी सभी लॉ कानून जिनको हम बदल नहीं सकते, दैट कान बी चेंज, उनमें बदलाव नहीं कर सकते थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू दी पार्लियामेंट, उनको बदला नहीं जा सकता, उनको डाला गया है 9th शेड्यूल के अंदर। ओके, जो मैंने एक दिन बताया था जिसमें मैं बात कर रहा था केशवानंद भारती केस की। ओके, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इसको हम बदल नहीं सकते, 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया, तो गलत है, इसी वजह से था। वो 9th शेड्यूल में जो भी डालते हैं दैट कांट बी चेंज। ओके, और व्हाट अबाउट द 11, अच्छा ये तो आंसर ही है। एंड फोर्थ ये आपका जो है 12th शेड्यूल, इसके बारे में बताइए। म्यूनसिपालिटी, बिल्कुल, दैट डील विद द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपालिटी। उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर होती है, उसको लेकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, all form of physical, sexual, verbal, emotional, and economic abuse that can harm, cause injury to endanger health, safety, life, or well-being, either mentally or physical of aggrieved person are covered under। आपको ये बताना है किसके अंदर इसको कवर करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ओके, और मोलेस्टेशन है, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। किसी का कुछ? 9th वाला, सर वो 9 शेड्यूल वाला थोड़ा पता नहीं। हाँ 9th वाले में मैंने बताया था कि एक तो लैंड रिफॉर्म है, उसके अलावा कुछ ऐसे कानून जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता उनको इसमें डाल दिया जाता है एक 9th शेड्यूल में। ओके, जैसे कि एक मैंने केस डिस्कस किया था उसके बारे में, केशवानंद भारती का केस जो है ना, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे भारतीय संविधान का उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो वो चीज़ इसमें डला हुआ है ताकि इसमें किसी प्रकार का चेंज ना हो। ओके, उसको एक बार पढ़ लेना जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। ये सभी के सभी जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब्यूज, चाहे वो इकोनॉमिक अब्यूज हो, इमोशनल हो, वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल अब्यूज हो, ओके, ये किसके अंडर आएंगे? डोमेस्टिक वायलेंस, मोलेस्टेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, सेकंड, दैट इज द डोमेस्टिक वायलेंस। सो सेकंड वाला आपका करेक्ट है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 में नो, ओके, क्योंकि देखिए सेक्सुअल हरासमेंट पर्टिकुलर हो जाता है ना, यहाँ पर बात की जा रही है किसी प्रकार की, चाहे वो अब्यूज इकोनॉमिक हो, इमोशनल हो, सेक्सुअल, वर्बल किसी प्रकार का हो, तो सभी के सभी आपके आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। ओके, जैसे कि मोलेस्टेशन भी पर्टिकुलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग फैसिलिटी एंड द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड देम। ओके, यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताना है कि जो फैसिलिटी दी गई है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन दी गई है, किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, और यहाँ पर ये आपकी फैसिलिटी है। मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ द जुवेनाइल्स, टेम्पररी रिसेप्शन ऑफ द जुवेनाइल्स, एनी प्लेस और इंस्टीट्यूशन विलिंग टू रिसीव और टेक केयर ऑफ द जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब होता है बच्चे, ओके, इनके द्वारा कोई क्राइम कर दिया जाता है, या छोटे बच्चे जो होते हैं उनको, उनकी बात कर रहे हैं।
या नहीं भी किया गया है तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है। कौन सा आंसर होगा? 8th का 3, 4, 1, C, D। ओके, ओके, ठीक है, देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन होम, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होम का मतलब, देखो जब कोई क्रिमिनल, कोई बच्चा है ना, उसके द्वारा कोई क्राइम कर दिया गया, तो जब तक उसका केस चलता है, ओके, ड्यूरिंग द पेंडेंसी और इंक्वायरी अगर उसके अगेंस्ट हो रही है, तब तक उस बच्चे को जो है ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। ओके, वो तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रिसेप्शन ऑफ एनी जुवेनाइल। किसी बच्चे को कुछ समय के लिए, जब तक कि वो जो केस चल रहा है, पेंडेंसी है, इंक्वायरी चल रही है, तब तक उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, वो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होम। तो आपका एनी प्लेस टेम्परेरी रिसेप्शन ऑफ जुवेनाइल, सी पेयर होगा आपका फर्स्ट के साथ। निगरानी में रखा जाता है, बिल्कुल, टेम्परेरी स्टे होता है। ओके, टेम्परेरी रिसेप्शन ऑफ एनी जुवेनाइल इन द कन्फ्लिक्ट विद द लॉ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी इंक्वायरी। सो आपका सी पेयर होगा फर्स्ट के साथ, देन सी एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन आपका जुवेनाइल होम में आएगा। प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्मेशन एंड जुवेनाइल्स, दैट विल बी स्पेशल होम, जहाँ पर स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स? नौकरशाहों की विशिष्ट विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं? डिपेंडेंस ऑन द रेगुलेशन, impersonal relation, great victory of rules and procedures, indifference from the rights and privileges of the office. ओके, बताइए। इम्पर्सनल रिलेशन का मतलब क्या होता है? इम्पर्सनल मतलब होता है नॉट बीइंग सो मच पर्सनल रिलेशन विद अदर, मतलब ज़्यादा कनेक्शंस नहीं होते हैं। तो जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग में बताया भी जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बनाने हैं, ओके, लोगों से। ज़्यादा इमोशनल, अपना जो है इमोशनल कंसेंट को शो नहीं करना है लोगों के साथ, उसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल रिलेशन। डिपेंडेंस ऑन द रेगुलेशन, बिल्कुल सही है। क्या करेक्ट होगा आंसर? इनडिफरेंस कौन सा? बी आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कौन सी नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। ओके, इनडिफरेंस फ्रॉम द राइट एंड प्रिविलेज, देखो उनको प्रिविलेज दिए जाते हैं ना, बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं ऑफिस। ओके, इतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है। ओके, इनडिफरेंस का मतलब यहाँ पे लिखा है ना अपेक्षित, हिंदी में पढ़ पाए, मतलब उनको सभी के सभी अधिकार, प्रिविलेज, सब कुछ दिया जाता है ऑफिस में, जब तक वो ऑफिस में वो रहते हैं। ओके, तो ये आपका नहीं होगा, तो डी नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। वैसे भी आप देख सकते हैं। ओके, रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, संविधान के जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको फॉलो करके चलना पड़ता है, दूसरों से ज़्यादा बेहतर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, डी होगा ना सर, बेहतर दिया जाता है, दूसरों से ज़्यादा बेहतर। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें ये लिखा है इंडिफरेंस फ्रॉम द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफिस, मतलब उनको नहीं दिया जाता है, इंडिफरेंस, उपेक्षित होते हैं, मतलब उनको नहीं दिया जाता, ये बोला जा रहा है। मोनालिसा, ज़्यादा ही दिया जाता है, ये सही है। उपेक्षित का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, है ना, तो उनके पास प्रिविलेज की कमी तो नहीं होती ना, ना अधिकारों की कमी होती है। ओके, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इन्फ्लुएंस
ऑफ अ राइटर्स जनरल इंप्रेशन और रेटिंग्स ऑफ स्पेसिफिक रेटिंग क्वालिटीज इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? हेलो इफेक्ट, लेनेंसी प्रॉब्लम, रिसेंसी इफेक्ट और अनक्लियर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। कहाँ पर? इन्फ्लुएंस ऑफ द रेटर जनरल इंप्रेशन ऑन रेटिंग ऑफ द स्पेसिफिक रेट क्वालिटी। हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एक काइंड ऑफ कॉग्निटिव बायसनेस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पिक्चर को देखते हैं या फोटो को देखते हैं तो हमको लगता है ये पर्सन अच्छा है, तो हो सकता है पर्सन देखने में अच्छा हो लेकिन उसकी क्वालिटी या उसका बिहेवियर उसका अच्छा ना हो, राइट? तो हमारा एक जो कॉग्निटिव बायसनेस आ जाता है उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। हम चीज़ों को देख करके एक बायसनेस या प्रेजुडिस बना लेते हैं, उसे बोलते हैं हम हेलो इफेक्ट। टेंडेंसी ऑफ द मेकिंग इम्प्रेशन अबाउट समथिंग। ओके, जैसे पर्सन फॉर एग्जांपल कोई एक गुड गुड लुकिंग पर्सन है, उस पिक्चर को आपने देखा, आपको लगा कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है पर्सन गुड लुकिंग हो लेकिन रियलिटी में वैसा ना हो। तो हमारा जो जजमेंट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है वहां पर, उसको हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ रेटर्स जनरल इंप्रेशन ऑन रेटिंग ऑफ ए स्पेसिफिक रेट क्वालिटी इज नोन एज हेलो इफेक्ट। ये जो उसने लाइन लिखी है थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है, सिंपल इसका मतलब यही होता है हेलो इफेक्ट का, कि जो है हमारा कॉग्निटिव बायसनेस या जो प्रेjuडिस होती है वो आ जाती है जब हम चीज़ों को देखते हैं, जब हम किसी को देखते हैं, पर्सन को देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक लोग प्यार में हेलो इफेक्ट से गलती कर बैठते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कोई विदेशी है, ओके, तो हम हमको लगता है कि शायद सभी के सभी अंग्रेज हैं, तो जरूर नहीं है कि वो पर्सन अंग्रेजी हो या ब्रिटेन से आया हो या वहां से आया हो, राइट? हो सकता है और किसी कंट्री का हो, लेकिन हम लोगों का दिमाग में बना रखा है कि जो गोरा होता है वो वहीं से आया होता है, वो अंग्रेजी होता है। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, बिना कुछ सोचे समझे पागल हो जाते हैं। ओके, करेक्ट है, समझ में आ गया होगा अब। प्यार की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं बच्चों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अरेंज द स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस आफ्टर डेटा कलेक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको सही क्रम में लगाना है, जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद। एडिटिंग द फील्ड इन टूल, कोडिंग, रिपोर्ट राइटिंग, टेबुलेशन। एडिटिंग द फील्ड इन टूल का मतलब सिंपल है कि डेटा कलेक्ट हो गया, आपके पास रॉ डेटा है, उसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए जनरली आप बहुत सारे टूल टूल यूज करते हैं, राइट, जिसमें हम डेटा को क्लासिफाई करना, उसको एडिटिंग करना, राइट, उसकी। ओके, वो आपको बोलते हैं टूल। बहुत सारे टूल होते हैं रिसर्च में, तो कौन सा होगा आपको बताइए। ओके, डेटा को पहले हम लोग यहाँ प्रोसेस करते हैं, रॉ डेटा को डिफरेंट टूल के माध्यम से, देन उसकी कोडिंग किया जाता है प्रॉपर तरीके से। कोडिंग करना टेबुलेशन फॉर्म में डायग्राम के माध्यम से उसको प्रेजेंट करना, बनाना। ओके, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग करना। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में आएगा, हिमानी मिश्रा। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे जब आपके पास डेटा नहीं होगा प्रॉपर फॉर्म में, टेबुलेशन के फॉर्म में, कोडिंग के फॉर्म में, तभी तो आप रिपोर्ट बना पाएंगे ना। राइटिंग का मतलब दैट इज द लास्ट, इज लाइक आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, उसका रिकमेंडेशन लिख रहे हैं, है ना, वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग आती है। आप जब फील्ड वर्क जाते हैं तो फील्ड वर्क करने के बाद जो आप डेटा लेके आते हैं वो रॉ डेटा होता है। ओके, आप डायरेक्ट उसी डेटा पर जो है थीसिस नहीं लिखते हैं, डिसर्टेशन नहीं लिखते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं टूल के माध्यम से। जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, कोडिंग की करते हैं, टेबुलेशन टेबल बनाते हैं। ओके, ये सब बनाने के बाद फिर जो आप स्टार्ट कर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड। एडिटिंग, कोडिंग, टेबुलेशन, रिपोर्ट, सी थर्ड वाला करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है?
इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 12, सोशल प्लानिंग इज रिफर टू एज, किस प्रकार की प्लानिंग होती है सोशल प्लानिंग? व्हेन इट टेक प्लेस इन कम्युनिटी सेटिंग, जब हम बात करेंगे कम्युनिटी सेटिंग में, तो वहां पर जो सोशल प्लानिंग की जाती है छोटे समूह पे, उसको हम क्या बोलेंगे, किस प्रकार की प्लानिंग है? क्या वो माइक्रो प्लानिंग है, या नेबरहुड प्लानिंग है, या मेजो प्लानिंग है, या ग्रास रूट लेवल प्लानिंग? देखिए, इसमें दो ही ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे जो सही हो सकते हैं, राइट। माइक्रो प्लानिंग, देखो हम जब बात करेंगे तो माइक्रो प्लानिंग सबसे छोटा रूप होता है, राइट, सोशल प्लानिंग का। वो ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो नेबरहुड प्लानिंग होगा, क्योंकि कम्युनिटी सेटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो कम्युनिटी प्लानिंग मतलब अपने आसपास सराउंडिंग्स या नेबरहुड बोल सकते हैं उसको। तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेबरहुड जनरली हम यूज करते हैं इंडियन टर्म में, ओके। नेबरहुड प्लानिंग उसको हम बोलते हैं, ओके। सोशल मैक्रो होगा ना सर? सोशल मैक्रो मतलब नहीं नहीं, सोशल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग सोसाइटी के, सोसाइटी की प्लानिंग की बात कर रहे हैं सर। फोर्थ होगा ग्रास रूट लेवल प्लानिंग। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। यहाँ लिखा है सोशल प्लानिंग इज रिफर टू एज, उस प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे जो कि कम्युनिटी सेटिंग में होती है, कम्युनिटी के अंदर होती है, विद इन द कम्युनिटी, ओके। तो उसको हम ग्रास रूट प्लानिंग बोल सकते हैं, लेकिन जो सही टर्म है, वैसे तो माइक्रो प्लानिंग भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो प्लानिंग भी छोटे स्केल पे होता है, ओके। जो लेकिन एग्जैक्ट टर्म जो होगा वहां पर नेबरहुड प्लानिंग होगा, ओके। ग्रास रूट लेवल जो है गलत तो नहीं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जैक्ट अगर बात करेंगे, चार ऑप्शन देखो, कभी कभी क्या होता है कि चार ऑप्शन ऐसे रहते हैं, काफी क्लोज रहते हैं, ओके। तो उनमें से आपको देखना होता है जो कौन सबसे क्लोज होगा आपके आंसर के लिए, सूटेबल होगा, ओके। मीजो प्लानिंग तो नहीं होगा, तो माइक्रो, नेबरहुड और ग्रास रूट कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो कम्युनिटी सेटिंग की हम बात करेंगे तो नेबरहुड प्लानिंग इज द राइट आंसर। ये सही टर्म है, जो टेक्निकल टर्म होता है ना वो आपका सेकंड वाला है। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द क्लाइंट इन सोशल केस वर्क? सोशल केस वर्क में क्लाइंट कौन है? बेसिक क्वेश्चन, मतलब पहली क्लास का जो पहला क्वेश्चन जो होता है वो यही है, जहाँ पर हमने बात किया था कि क्लाइंट क्या होता है और सोशल वर्क क्या है, वो मेथड क्या है, ओके। उनमें से आपको बताने कि क्लाइंट कौन है सोशल केस वर्क में। क्लाइंट इज ए इंडिविजुअल इन डिफिकल्टी, कोई पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी, समस्या से ग्रसित है, तो वो सही है। क्लाइंट इज इंडिविजुअल फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लिविंग, ओके। किसी प्रकार की समस्या से वो जूझ रहा है, फेस कर रहा है, वो भी करेक्ट है। क्लाइंट में भी सफरिंग एंड अफ्लिक्टेड विद सोशल और कल्चरल डेविएशन, किसी प्रकार की सामाजिक या कल्चरल डेविएशन से वो गुजर रहा है, सफर कर रहा है, ओके। ये भी ठीक है। क्लाइंट इज सम काइंड ऑफ इन द डेंजर एंड रिफर बाय अनदर एजेंसी और इन एज वन ऑफ द हेल्प, मतलब सिंपल है कि हो सकता है क्लाइंट जिस एजेंसी में काम, जिस एजेंसी के साथ जुड़ा हो, उसको रिफर किया जा सकता है दूसरी एजेंसी के पास, तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार के डेंजर में है, और दैट दे कुड बी रिफर बाय अनदर एजेंसी टू एनीवन अदर एजेंसी, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। या तो खुद अपने आप जाएगा वो, या फिर किसी के द्वारा हेल्प करके वो जो है पर्सन रेफर किया जाएगा दूसरी एजेंसी के पास। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर कोर मैंडेट ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन? सोशल प्रोफेशन के चार कौन कौन से मुख्य या कोर मैंडेट है? मतलब यहाँ पर सोशल प्रोफेशन की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप ये आंसर लगा सकते हैं। बताइए, डेफिनेशन मैंने बताया था कि इसको अच्छे से रट लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, अभी क्वेश्चन वहीं से आ